Hello my dear student, myself Alok, welcome to my channel. Student, today we will be discussing a very important topic related to redox reaction chapter, that is normality. Normality is denoted by student capital N. Clear? अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड में नॉर्मेलिटी लिखा हुआ है और राइट साइड में क्या है, मोलैरिटी है। मैंने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है सो दैट आपको नॉर्मेलिटी को समझने में आसानी हो कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, और बाद में हाउ नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आर रिलेटेड विथ ईच अदर, वो कैसे रिलेट होते हैं, उसको हमें रिलेशन को डेवलप करने में आसानी होगी। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों को एक साथ लिखा हुआ है और कंपेयर किया हुआ है सो दैट आप इसको ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि आप मोलैरिटी से पहले फेमिलियर हैं। तो मोलैरिटी के बिल्कुल वैसे ही पैरेलल जैसे आप मोलैरिटी डिफाइन करते हैं, सिमिलरली वी कैन डिफाइन नॉर्मेलिटी ऑल्सो, एंड हाउ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, उसको कैसे हम रिलेशन डेवलप करेंगे वो भी हमें समझने में आसानी होगी। क्लियर है, राइट? और आज के ही वीडियो में हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नॉर्मेलिटी से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नॉर्मेलिटी से ही, इसीलिए हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को नॉर्मेलिटी के साथ ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नॉर्मेलिटी क्या होती है, क्लियर है, एंड इक्विवेलेंट क्या होता है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है, राइट? तो स्टूडेंट अगर आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आपने कैसे डिफाइन किया था? मोलैरिटी डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज क्या? मोलैरिटी, जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली स्टूडेंट आप बिल्कुल पैरेलल आप नॉर्मेलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज़ राइट डाउन द डेफिनेशन। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी है, प्लीज़ आप लिख लेंगे डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन, जैसे आपने मोलैरिटी को डिफाइन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही हम नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होगी स्टूडेंट? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अब मोल के जगह क्या आएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट डाउन द डेफिनेशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स और नॉर्मेलिटी में रहेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, बस यही फ़र्क है। क्लियर है, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो भी हम अभी रिलेशन डेवलप करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट, राइट? अब जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स को सिर्फ मोल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट, इसीलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप सिर्फ इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को यू कैन ओनली स्पीक इक्विवेलेंट ऑल्सो। ठीक है, आप इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। अब इक्विवेलेंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे मोल्स होता है स्टूडेंट, देखिए मोल्स क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए बिल्कुल पैरेलल है मोल्स से। मोल्स में क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इक्विवेलेंट में क्या है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट के जगह क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया। करेक्ट है ना? ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है कैसे हमें निकालना है, हम सीख के आए हैं पहले। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, राइट? सो अब देखिए कैसे ये इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम किसी भी सब्सटेंस का अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो स्टूडेंट अगर मैं देखिए इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है स्टूडेंट? मोल्स। सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? मोल्स इनटू एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर न्यूमरेटर में चला गया,
मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट को हमने क्या लिख दिया, मोल्स। सो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। स्मॉल एन क्या है स्टूडेंट, मोल्स है ना, हमें पता है, और एन फैक्टर तो क्या है, एन एफ क्या है, एन फैक्टर है। क्लियर है। सो दिस इज हाउ इक्विवेलेंट एंड मोल्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। रिलेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन इस चैप्टर के लिए, दैट इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने बताया था हाउ मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। देखिए क्या है, इक्विवेलेंट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है इन लीटर सॉल्यूशन का। अब इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं, अभी हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो आप देखिए मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, या मोल्स ऑफ अ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर क्या हो गया, मोलैरिटी हो गया। ये देखिए एन बाई वी, तो एन बाई वी क्या हो गया, मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन वी, इक्विवेलेंट की जगह हमने लिख दिया मोल्स अपॉन एन फैक्टर। सो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, मोलैरिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर है, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। तो दो ही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहाँ पे डेवलप किए हैं, एक इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर, और एक है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। क्लियर, राइट। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, तभी आपसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर बेटा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने क्या बोला था कि अगर क्या है वॉल्यूम क्या है स्टूडेंट, एम एल में है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होगा, एम एल में होगा, राइट। तो अगर आपको याद है जब हमने लिखा था मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने, एन बाई वी, और ये अगर एम एल में है तो एम इंटू वी जो होगा, वॉल्यूम एम एल में है, तो इसको मैंने क्या बोला था, ये क्या रहेगा, मिली मोल्स, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम एम एल में है तो क्या होगा, मिली मोल्स। सिमिलरली हम बोल सकते हैं जब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम एम एल में होगा तब हम क्या ले सकते हैं, इसको क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, मिली इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट, राइट। तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ मोल्स के जगह क्या है, नॉर्मेलिटी आएगा, क्या आएगा, नॉर्मेलिटी आएगा। सो मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एम एल, प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे, ये क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आएगा। मैंने यहाँ मोल्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो राइट इट डाउन एज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम क्या है, एम एल में है, तो मिली इक्विवेलेंट होगा, करेक्ट है ना, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। सिमिलरली अगर क्या है, देखिए मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना, ठीक है। तो मोल्स आपने कैसे, अगर ये मिली मोल्स हो जाए, मोल्स के जगह क्या हो जाए, ये मिली मोल्स हो जाए, इनटू एन फैक्टर हो जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अगर क्या है, मिली मोल्स है तो मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, और अगर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं और वॉल्यूम एम एल में है तो भी क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट होगा। करेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोल्स की जगह क्या आएगा, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एम एल क्या है, मिली इक्विवेलेंट, या मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर क्या है, मिली इक्विवेलेंट, है ना। अब स्टूडेंट अगर आपको याद है हमने मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर डिफाइन किया था, ठीक है। तो मोलर हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली स्टूडेंट मैं 1 नॉर्मल बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन को क्या बोलूँगा, नॉर्मल। जैसे 1 मोलर बोला था, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो 1 नॉर्मल मतलब 1 इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही। और जैसे हमने बोला था सेमी मोलर, सेमी मोलर कितना था स्टूडेंट, m/2, m/2 का मतलब 1/2 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सिमिलरली सेमी नॉर्मल को क्या लिखेंगे, n/2, n/2 का मतलब हो जाएगा 1/2 इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। करेक्ट ना बेटा, सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मोलर में डिफाइन किया था हमने, ठीक है। तो देखिए सेमी नॉर्मल इज कैसे लिखेंगे, n/2, n/2 का मतलब हाफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नॉर्मल मतलब n,
N means 1 equivalent of solute present in 1 liter solution. डेसी नॉर्मल स्टूडेंट क्या, n/10, तो n/10 का मतलब 1/10 इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बिल्कुल पैरेलल स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मोलैरिटी हमने किया था, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में यही फ़र्क है, मोलैरिटी में आया था मोल्स और नॉर्मेलिटी में आएगा इक्विवेलेंट, बस रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने मोलैरिटी ऑफ अ मिक्सिंग भी डिफाइन किया था, अगर आपको याद है। दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, मोलैरिटी हमने लिखा था M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, अगर आपको याद है। तो सिमिलरली सेम वे वी कैन डिफाइन नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सिंग ऑल्सो। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सिंग क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, करेक्ट ना। सेम स्टूडेंट हमने डाइल्यूशन फार्मूला डिफाइन किया था, डाइल्यूशन में बोला था M1V1 इज इक्वल टू क्या था, M2V2। हमने क्या बोला था, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। यहाँ हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। क्या कहेंगे यहाँ पे, मोल्स के जगह क्या हो जाएगा, N1V1 क्या है, इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। सो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, राइट, क्लियर, राइट। अगर आप इसको देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी, अगर आपको नॉर्मेलिटी मोलैरिटी गिवन है और आपको नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सिंग कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सिंग क्या होगा, N1 के जगह क्या रखेंगे हम, अभी हमने लिखा था M1 इंटू N फैक्टर, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर इज नॉर्मेलिटी, इंटू क्या है V1 प्लस ये क्या होगा M2 इंटू कितना N2 यहाँ पे, क्योंकि N2 क्या होगा, M2 इंटू N2, N2 इज N फैक्टर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। तब अगर हमें मोलैरिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट, मोलैरिटी इंटू क्या कर देंगे, N फैक्टर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें N फैक्टर कैलकुलेट करना आता है, करेक्ट है ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ मिक्सिंग। और डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट बिफोर, इक्विवेलेंट क्या बच्चों, इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर, ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, 0.5 मोलर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। अब स्टूडेंट आपको याद है, मैंने बताया था KMnO4 का जो एसिडिक मीडियम होता है वो Mn+7 से किस में जाता है, Mn+2 में एसिडिक मीडियम में। और मैंने आपको बोला भी था, आप याद रखेंगे, N फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का 5, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। हमें N फैक्टर KMnO का 4 पता है, सो दैट इज़ 5 इंटू वॉट स्टूडेंट, 0.5, मोलैरिटी कितनी है 0.5 इंटू वॉट, N फैक्टर 5, तो आंसर कितना होगा 2.5 नॉर्मल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 2.5 नॉर्मल, ठीक है। सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, Mn+2 में, N फैक्टर कितना होता है 5, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 5, दैट इज 2.5 नॉर्मल, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या लिख सकते हैं, और के जगह, और के आगे क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू मोलैरिटी इनटू नॉर्मेलिटी। अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, N फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे चैप्टर के लिए। अगर N फैक्टर आपको कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो आप नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आप मोल्स को इक्विवेलेंट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या यूज़ हो रहा है, N फैक्टर। इसीलिए N फैक्टर कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करेक्टली आना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट N फैक्टर, ठीक है। N फैक्टर हर एक सब्सटेंस का हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। मैं याद दिला दूँ आपको, एसिड के लिए N फैक्टर क्या था, बेसिसिटी, बेस के लिए N फैक्टर क्या था, एसिडिटी, ठीक है ना। आयन के लिए उसका क्या था, चार्ज, ठीक है। सॉल्ट के लिए स्टूडेंट क्या था, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। एटम के लिए क्या था स्टूडेंट, वैलेंसी,
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल, जो कि हमने अभी सीखा था। करेक्ट है ना। तो प्लीज़ ये एन फैक्टर आपको आने चाहिए। एन फैक्टर अगर आपको आएगा तो आप इजीली नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 2 moles of K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स। दो मोल है K2Cr2O7 के इन एसिडिक मीडियम, कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट। स्टूडेंट हमें याद है, अगर आपको याद है Cr2O7 2 माइनस, या लिख दूँ मैं K2Cr2O7 2 माइनस एसिडिक मीडियम मैंने बताया था किस में जाता है, +3 में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 और +3। और मैंने याद कहा भी था इसका एन फैक्टर कितना होता है 6। क्यों? क्योंकि चेंज कितने का 3 और एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में या एक मोल में कितने हैं 2, तो इंटू 2, तो आंसर कितना हो गया 6। तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो स्टूडेंट अब हमें इक्विवेलेंट निकालना है, मोल्स गिवन है हमें, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, मोल्स इंटू एन फैक्टर। मोल्स कितने हैं 2, एन फैक्टर 6, तो आंसर कितना हो गया 12 इक्विवेलेंट्स। क्या हो गया 12 इक्विवेलेंट्स। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 +6 से किस में जाएगा +3 में, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि चेंज इनटू कितना, चेंज तो 3 और एटम कितने हैं एक मोल में 2 मोल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट है 30 इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस देन इट्स मोल्स विल बी। इसके मोल्स क्या होंगे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट। ठीक है, हाँ Al2SO4 है, हाँ क्या है Al2SO4 होल थ्राइस है, ये सॉल्ट है स्टूडेंट। अभी मैंने बताया था सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है +3, तो 3 2 जा कितना हो गया +6। सल्फेट पे कितना होता है -2, तो 3 2 जा -6। तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 30 अपॉन मोल्स इंटू 6 एन फैक्टर। तो एन कितना होगा स्टूडेंट 5। ठीक है। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने वही लिखा है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर, Al2SO4 सॉल्ट। तो एन फैक्टर क्या था, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एन फैक्टर कितना है Al2SO4 का +6, तो 30 इज इक्वल टू एन इंटू 6। सिमिलरली कितना होगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। करेक्ट है ना। ठीक है। सिमिलरली जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट, ऐसे 30 इक्विवेलेंट है गिवन है इस सॉल्ट के K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है। और अब आप पूछेगा बताइए कितने मोल्स होंगे इसके। तो अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, के पे कितना +1 का चार्ज, तो ये +2 हो गया। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है +3 का चार्ज, 3 2 जा कितना 6, तो कितना हो गया +8 का चार्ज। तो एन फैक्टर कितना हो गया 8। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया मोल्स इंटू एन फैक्टर 8। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/8। करेक्ट है ना। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इक्विवेलेंट इंटू मोल्स या मोल्स इंटू इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ 9.8 ग्राम H3PO4। ठीक है। अब यहाँ पे वेट गिवन है, तो वेट से हम क्या कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट, मोल्स से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट। सो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो वेट कितना गिवन है 9.8, H3PO4 का मॉलिकुलर वेट, हाइड्रोजन का 3, फॉस्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64 स्टूडेंट। तो कितना हो गया 5 5 3 कितना 8 और 6 3 9 98। तो ये कितना हो गया, मोल्स कितना आ गया 0.1 स्टूडेंट। तो मोल्स कितना हो गया 0.1। ठीक है। तो मोल्स आ गए 0.1 इंटू एन फैक्टर स्टूडेंट H3PO4 आपको याद है फॉस्फोरस के 3 एसिड्स थे, और मैंने आपको तरीका बताया था कि आप कैसे इसकी बेसिसिटी देख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। जितने ऑक्सीजन होंगे उससे एक कम इसकी बेसिसिटी होती थी। तो इसके कितने 4 ऑक्सीजन है, तो उससे एक कम इसकी बेसिसिटी होगी, तो 3 इसकी बेसिसिटी होगी। तो दिस मीन्स एन फैक्टर कितना हो गया 3। तो आंसर कितना हो गया 0.3। ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितने होंगे 0.3। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, वही इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स इज इक्वल टू कितना 9.8 इंटू एन फैक्टर कितना 3। तो आंसर कितना हो गया 0.3। ठीक है स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मिली इक्विवेलेंट। ठीक है ना।
क्या है, मिली इक्विवेलेंट। तो अगर वॉल्यूम स्टूडेंट मैंने बताया था ml में होगा तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है ना। तो है डेसीमोलर 10 ml ऑफ H2O2, डेसीमोलर ऑफ 10 मोलर H2O2, करेक्ट है ना। तो स्टूडेंट क्या है, हमें इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्या था, नॉर्मेलिटी। क्या था स्टूडेंट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या था, क्या था स्टूडेंट, इक्विवेलेंट अपॉन कितना, वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो दिस मीन्स ये क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम तो गिवन ही है, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी इनटू कितना 10, क्योंकि वॉल्यूम कितना है 10 ml। सो दिस मीन्स क्या है, अगर मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो दिस मीन्स मुझे मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा, करेक्ट है ना। सो हमें पता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी कैसे रिलेटेड होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अगर आपको ध्यान है स्टूडेंट, H2O2 का एन फैक्टर मैंने बताया था कितना होता है 2, बोला भी था मैंने, याद रखना है, ठीक है। तो एन फैक्टर कितना होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/10, डेसीमोलर कितना लिखेंगे 1/10 इंटू एन फैक्टर स्टूडेंट कितना 2, तो कितना हो गया 1/5। तो नॉर्मेलिटी कितना हो गया 1/5। तो दिस मीन्स मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया, मोलैरिटी दैट इज 1/5 इंटू वॉल्यूम इन ml दैट इज 10, तो कितना हो गया 2 मिली इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ गया 2 मिली इक्विवेलेंट, करेक्ट, क्लियर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या है स्टूडेंट, ये होता है, देखिए ऑक्सैलिक एसिड COOH मैंने पहले ही बताया था, और हाइड्रेटेड होता है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड COH ठीक है। और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 126 मिलेगा। कितना मिलेगा 126। इसको बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है H2, हाइड्रोजन कितने 2, कार्बन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितनी होगी 4, H2C2O4.2H2O ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है ना, राइट। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, हाइड्रेटेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सैलिक एसिड। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा हुआ H2C2O4.2H2O कंटेनिंग 12.6 ग्राम ऑफ एसिड इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है ना, 500 ml सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट क्या है, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मोलैरिटी क्या होगा स्टूडेंट, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है वेट कितना 12.6 अपॉन कितना मॉलिकुलर वेट 126 इंटू स्टूडेंट व्हाट 500 इंटू व्हाट स्टूडेंट वॉल्यूम किस में ml में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.2 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 0.2। तो मोलैरिटी आ गई 0.2, ठीक है। आपको याद है, ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये मैंने 100 लिखा हुआ है, मेक इट 1000, यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दीजिएगा क्योंकि वॉल्यूम किस में ml में है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मोलैरिटी मिल जाएगा 0.2, ये आपको आता है। अब स्टूडेंट मोलैरिटी हमें मिल गया, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी कितना है 0.2। अब स्टूडेंट आपको याद है H2C2O4 का एन फैक्टर क्या था, C2O4 2 माइनस, अगर आपको याद है ये, ठीक है, ऑक्सलेट आयन था, ये मैंने बताया था ये किस में जाता है CO2 में जाता है। तो +3 से किस में जाएगा +4 में। तो चेंज कितने का 1 है, और पर मोल में, एक मोल में मोल्स कितने कार्बन के 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1 इंटू 2 कितना 2। सो दिस मीन्स 0.2 इंटू 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है स्टूडेंट 2, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.4। देखिए क्या है स्टूडेंट, H2C2O4 है ना, एसिड की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है ये। तो एसिड होगा तो इसमें बेसिसिटी कितनी है इसकी 2, तो भी एन फैक्टर कितना 2 आएगा। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये +3 से किस में जाता है +4 में जाता है CO2 में। तो चेंज कितने का 1 है और एटम कितने हैं 2, तो भी एन फैक्टर कितना आएगा 2। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो भी एन फैक्टर 2 रहेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो भी कितना होगा 2 होगा, करेक्ट है ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एन फैक्टर कितना लिया हुआ है 2 लिया हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट 100 ml 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml 0.2 मोलर
H2SO4 plus 100 ml 0.1 molar HNO3 is mixed, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम स्टूडेंट हमें पता है, ये हमें करना आता है। ये सॉल्यूशन ऑफ क्या लगाएंगे, मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको याद है मैंने बोला था अगर रिएक्शन होगी, मतलब अगर नेचर उनका अपोजिट है तो रिएक्शन होगी, और तब आपको कंसंट्रेशन निकालना होगा कि कितना एक्सेस रिएजेंट रिमेनिंग है सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें सारे के सारे एसिड हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। सिंपली हमें मिक्सिंग का फॉर्मूला लगा देंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखिए मैंने वहाँ पे वही किया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। आप सभी का M1V1 M2V2 और M3V3 प्लस कर देंगे अपॉन V1 प्लस V2। आप सॉल्व करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या मिलेगा स्टूडेंट, 4/30। कितना मिलेगा, 4/30। अब स्टूडेंट नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। अब मैंने बताया था आपको मोलैरिटी क्या होगा। अगर मैं M1 की बात करता हूँ या अगर फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करता हूँ N1, तो N1 क्या होगा M1 इंटू N1, और N2 क्या होगा M2 इंटू N2, और जो N3 होगा वो क्या होगा M3 इंटू N3। N1 N2 N3 आर N फैक्टर ऑफ HCl H2SO4 एंड HNO3 रिस्पेक्टिवली। सो दिस मीन्स स्टूडेंट क्या होगा, हम नॉर्मेलिटी के मिक्सिंग का फॉर्मूला लगाएंगे। वो कौन सा था, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 वाला, ये वाला क्लियर है। और N1 के जगह क्या पुट कर देंगे, M1 N1, N2 के जगह N2 M2 और N3 के जगह N3 M3। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। और अब क्या लगेंगे हम, मैंने N1 के जगह M1 N1 रख दिया, N2 के जगह M2 N2 और N3 के जगह M3 N3। अब देखिए स्टूडेंट HCl है तो HCl का N फैक्टर कितना है 1, इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम ही होगा क्योंकि N फैक्टर कितना है 1। सो यहाँ पे देखिए 0.1 इंटू 100 इंटू 1, इसका कितना देखिए नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर H2SO4 का बेसिसिटी कितना स्टूडेंट 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा मोलैरिटी इंटू 2 आ जाएगा, तो 0.2 इंटू 2 इंटू 100 हो जाएगा। और HCl का HNO3 का फिर से N फैक्टर कितना है, बेसिसिटी 1 है, N फैक्टर कितना है 1, तो उसके नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा। सो 0.1 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन 300, तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0.2, कितना आएगा 0.2, करेक्ट। तो स्टूडेंट याद रखेंगे अगर किसी भी सब्सटेंस का नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर था, अगर क्या है उसका N फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। जैसे HCl की नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी है ना, HNO3 का नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी। सिमिलरली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इंटू N फैक्टर है। अगर किसी का N फैक्टर 1 होगा तो उसके मोल्स और इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया है कि व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी एंड व्हाट इज़ इक्विवेलेंट, क्लियर है, राइट। अब स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है, टाइट्रेशन पढ़ना है, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो उसमें हमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, राइट, ठीक है। स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं उसके बाद फिर रीड करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट क्या है, अगर लेट्स सपोज A और B रिएक्ट कर रहे हैं और C बन रहा है, ठीक है, तो हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ A विल बी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। सबके इक्विवेलेंट, ईच रिएक्टेंट और ईच प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। याद रखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द सब्सटेंस क्या होंगे, सेम होंगे, करेक्ट है ना। ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को भी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो आइए रीड करते हैं। मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, A प्लस B गिव्स C प्लस D और D, ठीक है। A स्मॉल ABCD क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, ABCD के। तो देखिए रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट दैट रिएक्ट्स
will be equal to equivalents of each product that produce in any chemical reaction। ठीक है ना, क्लियर है। जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे स्टूडेंट, सेम। तो अगर ये रिएक्शन है तो हम यहाँ कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। करेक्ट ना, सबके इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखिए कि इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्या फ़ायदा है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, बेनिफिट क्या है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का। ठीक है, देखिए क्या स्टूडेंट, मोल कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत थी या उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या उसका क्या डिसएडवांटेज है मोल कॉन्सेप्ट का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मोल कॉन्सेप्ट को आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप रिएक्शन लिख नहीं सकते हैं और उसको कम्प्लीटली बैलेंस भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, लेट्स सपोज आपने रिएक्शन लिख दी बट उसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का डिसएडवांटेज ये है कि हमें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना, और उसको कम्प्लीटली बैलेंस भी करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हम रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे या हम रिएक्शन को कम्प्लीटली बैलेंस ना कर पाएँ तो हम मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि हमें बैलेंस करना आना चाहिए, हमें कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए टू अप्लाई अ मोल कॉन्सेप्ट। बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हमें रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, नो नीड टू राइट द रिएक्शन एंड नो नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। हमें दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट राइटिंग द रिएक्शन एंड विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन वी कैन अप्लाई द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। बट मोल कॉन्सेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन वी राइट द इक्वेशन एंड वी कम्प्लीटली बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है ना, तभी मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को इजीली बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम रिएक्शन को इजीली बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है नोट, वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट विदाउट राइटिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन लिखने के बगैर लिखे भी हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और एज वेल एज विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, हमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिएक्शन लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ कि कैसे किसी सभी सब्सटेंस के इक्वलेंट इक्वल होते हैं। हम ये कैसे कहते हैं कि सभी सब्सटेंस के इक्वलेंट इक्वल होते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस वाटर, बैलेंस कर दिया है। तो अगर इक्विवेलेंट में NaOH का कैलकुलेट करता हूँ तो वो क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या होगा, मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगर आप देखें इसके मोल्स कितने हैं 2, और एन फैक्टर NaOH का कितना है, OH कितने आयन है 1, तो एसिडिटी कितनी 1, तो इक्विवेलेंट कितने होंगे 2। सिमिलरली H2SO4 के मोल्स कितने, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो मोल्स कितने हैं 1, और H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है 2, तो एन फैक्टर तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 2। सिमिलरली Na2SO4 के मोल्स कितने हैं, कोफिशिएंट कितना है 1, तो मोल्स हो गए 1, और Na2SO4 सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। सिमिलरली H2O वाटर, मोल्स कितने हैं 2, और H2O को आप एसिड और बेस दोनों मान सकते हैं। ठीक है ना, तो या H या OH, तो ये एक H प्लस दे सकता है या एक OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1, तो कितना हो गया इक्विवेलेंट कितने हो गए इसके 2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें सभी के इक्विवेलेंट क्या हैं, सेम है, सभी के इक्विवेलेंट क्या हैं, इक्वल हैं। जस्ट ये मैंने प्रूव किया है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वाई सभी के इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज़ द प्रूफ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट विल बी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट। सभी के इक्विवेलेंट कितने हैं 2 2 2 और 2। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। करेक्ट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आप इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करने स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, फटाफट करते हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 5 मोल्स ऑफ FeSO4 इन एसिडिक मीडियम। अब स्टूडेंट हमें क्या रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इक्वलेंट ऑफ क्या, KMnO4 इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ FeSO4 लगा रहे हैं, इक्वलेंट, ठीक है। अब देखिए क्या है, इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता है स्टूडेंट। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना हो, KMnO4 का 5, और FeSO4 अगर आपको याद है स्टूडेंट, मैंने बताया था FeSO4 Fe+2 से ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, Fe+3 में। तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो अब हम लगा देंगे मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ FeSO4, करेक्ट ना, ठीक है। सो देखिए मोल्स हमें कैलकुलेट करना है KMnO4 का, एन फैक्टर KMnO4 का 5 इज इक्वल टू क्या, मोल्स कितने हैं 5 इंटू FeSO4 का एन फैक्टर कितना 1, तो मोल्स कितने आ गए KMnO4 के 1, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा है, FeSO4 क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 से +3, एन फैक्टर कितना हो गया 1, और Mn एसिडिक मीडियम Mn+7 से जाता है +5 में, तो एन फैक्टर कितना हो गया 5। तो यहाँ पे देखिए हमने ये अप्लाई कर दिया, इक्वलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ FeSO4। इसीलिए स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वलेंट कॉन्सेप्ट हम तभी लगा पाएंगे जब हमें पता होगा कि एन फैक्टर क्या आने वाला है। अगर हमें एन फैक्टर करेक्टली पता है तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया था, आपको याद रखना कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है। और मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट का भी बताया था कि एन फैक्टर Fe का क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का क्या एन फैक्टर होगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था, करेक्ट है। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 6 मोल्स ऑफ FeC2O4 इन एसिडिक मीडियम। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, K2Cr2O7 का एन फैक्टर तो मैंने बताया था Cr2O7 2 माइनस किस में जाता है, Cr+3 में। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका 6, क्योंकि चेंज कितने का 3 का, और मोल्स कितने हैं 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6। अब स्टूडेंट याद रखो आप, ऑक्जेलिक ये है फेरस ऑक्जेलेट, क्या है, फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था सॉल्व, अगर आपको याद है। तो ये Fe यहाँ पे +2 में है और कार्बन किस में है, +3 में है। तो ये जब ऑक्सीडाइज करता है तो Fe तो जाता है किस में, +3 में, और कार्बन जाता है CO2 मतलब +4 में। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये +2 से किस में जा रहा है, +3 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और ये +3 से प्लस जा रहा है, ये भी +3 से +4 में जा रहा है, तो ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जब दोनों ही एटम ऑक्सीडाइज करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो एन फैक्टर को हम ऐड कर देते हैं, अगर आपको याद है। तो क्या होगा यहाँ पे, Fe चेंज कितने का, Fe का 1, और Fe है कितने 1, और कार्बन का चेंज कितना है 1, और Fe कितने हैं, सॉरी कार्बन कितने हैं 2, तो इनटू कितना 2, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। तो फेरस ऑक्जेलेट का एन फैक्टर कितना हो गया 3, ठीक है। तो अब हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, क्या होगा n इंटू 6, करेक्ट स्टूडेंट, क्योंकि इसका एन फैक्टर 6 था, इज इक्वल टू मोल्स इसके कितने 6 इंटू कितना 3, तो एन कितने के मोल्स ऑफ K2Cr2O7 कितना जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे यही किया हुआ है, ठीक है। इसका एन फैक्टर कितना हमें पता है 6, और ये जो फेरस ऑक्जेलेट Fe+2 से +3 गया, और ये कार्बन +3 से +4 गया, एन फैक्टर कितना हो गया 3। तो मोल्स कितने आगे 3 आगे, करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 मोल्स ऑफ H2O2 इन एसिडिक मीडियम। अब KMnO4 का एन फैक्टर एसिडिक मीडियम में तो स्टूडेंट कितना 5 है, और अगर आपको याद है H2O2 का एन फैक्टर मैंने बताया था, याद रखना कितना है 2 है। तो सिंपल अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट फार्मूला, मोल्स इंटू एन फैक्टर KMnO4 के मोल्स कैलकुलेट करना है इंटू 5, और मोल्स कितने हैं H2O2 के 10 इंटू एन फैक्टर कितना 2, तो एन कितना आ गया स्टूडेंट 4, कितना आ गया 4, ठीक है। सो 4 इज़ द मोल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही किया, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो n इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 5, n इंटू 5 इज इक्वल 10 इंटू 2, तो n कितना आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एन फैक्टर ऑफ H2O2 2 है, एन फैक्टर KMnO4 का 5 है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास इक्विवेलेंट के 2 फॉर्मूले थे, एक था इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और एक है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको बाद में हम यूज़ करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे टाइट्रेशन, ठीक है। अगर स्टूडेंट क्या है, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है,
और आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम गिवन है और आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। करेक्ट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम गिवन है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है ना, क्लियर है, तो आप हमेशा अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है। और अगर उसी सब्सटेंस का क्या है स्टूडेंट, मोल्स गिवन है या वेट गिवन है, तो आप फार्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो वेट या मोल्स गिवन है तो ये वाला फार्मूला, अगर वॉल्यूम गिवन है तो ये वाला फार्मूला, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पे, वही लिखा हुआ, इफ़ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन देन वी विल अप्लाई ई इज इक्वल टू एन इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह आप सब्सटेंस लिख सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट सब्सटेंस भी ले सकते हैं, या वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, सॉल्यूट की जगह यहाँ पे सब्सटेंस लिख दीजिए, ठीक है ना। सॉल्यूट भी ले सकते हैं बट राइट इट डाउन सब्सटेंस, जो जनरलाइज हो जाएगा ये। तो वेट ऑफ सब्सटेंस और मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन, देन वी विल अप्लाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ जिसमें मैंने इसको अप्लाई किया हुआ। देखिए 20 ml ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, 20 ml ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। अब देखिए KMnO4 एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम गिवन है कितना, 20 ml, और एसिडिक मीडियम में, एसिडिफाइड है तो एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 का एन फैक्टर तो हमें पता है कितना होने वाला है स्टूडेंट, 5, याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे क्या है, रिएक्ट्स विथ 3.4 मिलीग्राम, कितना है, 3.4 मिलीग्राम H2O2 है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट क्या है, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर वॉल्यूम गिवन है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, N इंटू वी। तो KMnO4 का तो वॉल्यूम गिवन है तो KMnO4 के लिए तो लगाएंगे हम N इंटू वी, और H2O2 का क्या गिवन है, वेट गिवन है, तो यहाँ लगाएंगे मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है ना, क्लियर है, राइट। तो ध्यान रखेंगे, मैंने पहले बोला था अगर वेट या मोल्स गिवन है तो हम ये लगाएंगे, और अगर वॉल्यूम गिवन है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए मैंने वही लिखा हुआ है। अब क्या है, ये ml में है, सो दिस मीन्स स्टूडेंट क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, और यहाँ वेट किस में है, मिलीग्राम में, तो ये भी क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं ग्राम कन्वर्ट लिख देता और ये ml में होता तो आपको इसको एक को कन्वर्ट करना पड़ता, इधर चाहे मिली में कन्वर्ट करते हैं या इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है, ये ml में है तो ये मिलीग्राम में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये लीटर में होता तो इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। सो अब देखिए क्या है, KMnO4 का क्या लगाएंगे, N इंटू वी, तो N इंटू 200 20 इज इक्वल टू क्या, मोल्स। तो मोल्स कितने होंगे, 3.4 अपॉन कितना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो ये कितना होगा, 3.4 अपॉन 34 इंटू एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर मैंने बोला था स्टूडेंट कितना होता है, 2। तो नॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/100, कितना आ जाएगा, 1/100, दैट इज 0.001, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मेलिटी आ गया, ठीक है। दोनों मिली कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको नॉर्मेलिटी ही मिलेगा, मिली नॉर्मल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, और KMnO4 का निकालना है, तो ये कितना स्टूडेंट, 1/100 इज इक्वल टू कितना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर कितना, 5। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू कितना गया, 1/500, दैट इज 0.002, कितना है, 0.002, करेक्ट स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वॉल्यूम में गिवन है सॉल्यूशन, अगर डाटा वॉल्यूम में गिवन है तो आप हमेशा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। अगर वेट या मोल्स गिवन है तो इक्विवेलेंट को आप क्या पुट करेंगे, मोल्स इनटू एन फैक्टर, ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी, हाउ नॉर्मेलिटी इज रिलेटेड विथ इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कैसे रिलेटेड है मोल से, और नॉर्मेलिटी कैसे रिलेटेड है मोलैरिटी से, ठीक है ना। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना,
किसी भी कोई भी केमिकल, देखिए मैंने कोई भी रिएक्शन को लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल, ये तीनों चारों एग्जांपल 4 एग्जांपल डिस्कस किए 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है। आई हैव नॉट रिटन द रिएक्शन। आपको ज़रूरत भी नहीं है रिएक्शन लिखने की, बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसीलिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आसान होता है, लिटरली ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोल में पहले रिएक्शन लिखो, फिर उसको बैलेंस करो, फिर मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना है विदाउट राइटिंग द रिएक्शन, विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, एन फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए स्टूडेंट एन फैक्टर पे कमांड होनी चाहिए आपके, जितने भी हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप उसको प्लीज़ रिवाइज़ करिए बार बार, सो दैट आप एन फैक्टर आपको याद हो जाए, ठीक है ना। और अगर एन फैक्टर आपको याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे किसको, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है।